न्यूज 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर तलत शेख जी आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा उनको अपना परिचय दें, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं और कब से आप इस प्रोफेशन में आप कार्यरत हैं। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर तलत शेख। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हुए मुझे 8 साल होने वाला है तकरीबन। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सबको पता नहीं होगा कि मेरे प्रोफेशन में होता क्या है। तो मैं डील करती हूँ सभी तरह की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को, हर एज के बच्चों के साथ, बच्चों से लेकर बड़ों तक। मैम, ये आपका प्रोफेशन है मैम, बहुत अच्छी बात है। मैम, आज का जो 21वीं सदी है, जो आज का कहा जाता है कि हमारा पूरा विश्व जो है, भारत देश भी विकसित हो गया, लेकिन अभी भी गांव से लेकर शहर में आज तक जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उससे लोग ग्रसित हैं। मैं उन बीमारियों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन जो आपने बोला कि मंद बुद्धि के बच्चे जो कि आज भी बहुत ज्यादा जो भी वजह हो, चाहे वो बच्चों की अर्ली पैदाइश हो या मदर की खान पान की वजह से या माहौल की वजह से जो बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं, या वो जन्म से ही थोड़ा मतलब प्रॉपर बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो मैम इन्हीं सब बच्चों का आप ख्याल रखती हैं, केयर करती हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया और वजह भी आपने बहुत हद तक सही बताई है। इन्हीं वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और इन्हीं वजह से कंडीशंस हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। और पहली बात ये कि इन सबको हम ठीक करते हैं। सारी तरह की कंडीशन, कोई भी चीज जो नॉर्मल से किसी बच्चे को या बड़े को अलग करती है, उस चीज का ट्रीटमेंट होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा। डॉक्टर तलत, मैं जो हमारे नए दर्शक हैं, जैसा कि आप देखते होंगे टीवी पे बहुत पहले पोलियो का एक बहुत बड़ा महाअभियान चला था कि भाई अब पोलियो उनको जो है इंजेक्शन लगता था, ड्रॉप पिलाए जाते थे, अब बच्चा हमारा पोलियो से बीमार पैदा नहीं होगा, अगर होगा भी इलाज संभव है। मैं थोड़ा आपका समय चाहूंगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट आप करती हैं गाजियाबाद में इस तरह के डॉक्टर्स बहुत कम है। मैं चाहूंगा जो नए दर्शक हैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि जन्म से या जन्म के बाद किस तरह के बच्चों के अंदर जो डिसएबिलिटीज होती है और उसका इलाज कितने समय में आपके द्वारा संभव होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें आप ठीक करती हैं मैम? मैं आपको फिर शुरू से बताती हूँ। जी मैम, इतना मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते ही वो रोया नहीं है, तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाएगी। उसके लेट रोने की वजह से उसको हो सकता है शारीरिक कमी आ जाए। जितने भी माइलस्टोन होते हैं वो देरी से बैठना शुरू करेगा, देरी से चलना शुरू करेगा, या हो सकता है उसके दिमाग पे इतना असर पड़े कि वो समझने कम लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे पेरेंट्स को ऐसा पता चलेगा। हमें एज अ डॉक्टर पता है कि उसमें ये सिम्टम्स आएंगे, बट एज अ पेरेंट आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे कि 2 साल का बच्चा हो गया, समझ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, मेरे कहने पर मुझसे सुन नहीं रहा, तब आपको पता चलेगा कि कोई दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर आप लकी हैं तो पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट आपको गाइड कर देगा कि इस बच्चे का ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसके सेशंस चलते हैं। आप मेरे पास बच्चा लेके आएंगे और उसका मैम थोड़ा मैं बीच में रोकना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला, एक तो होता है बोल नहीं पा रहा है, एक समझ नहीं पा रहा है, इसके अलावा और क्या क्या बीमारियां उसको होती हैं? बीमारियों के नाम अगर मैं लूँ तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे बच्चे बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, ये सब इसके सिम्टम्स है, यानी कि लक्षण है। ओके। बीमारियों के नाम बहुत सारे होंगे, लेकिन पेरेंट को नहीं पता इन बीमारियों नहीं पता होता, तो वो लक्षण से पहचानेंगे बच्चे में क्या दिक्कत है ना। तो ये लक्षण आपको दिखेंगे कि 6 महीने का हो गया लेकिन बैठना शुरू नहीं किया है, 8 महीने का हो गया खड़ा नहीं हो रहा बच्चा, समझ नहीं रहा है, या दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है, दिखने में भी थोड़ा अलग हो सकता है, जो डाउन सिंड्रोम में होता है कि बच्चे थोड़ा दिखने में भी अलग होते हैं, वरना मोस्टली केसेस में ऑटिज्म में उनके हाव भाव भी अलग होते हैं। हाँ, हाव भाव भी अलग होते हैं, ज्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो अगर आप पीडियाट्रिशियन के पास गए हैं पहले तो, और अगर आप लकी हैं तो पीडियाट्रिशियन आपको कर देगा सजेस्ट कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन भी नहीं रिकमेंड करते हैं ओटी। अगर बच्चा जो है प्रॉपर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बैठ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो तुरंत उनके माँ बाप घबराए ना और आपसे वो संपर्क करें। हाँ जी, तो वो बच्चा सुधर जाएगा, बिल्कुल सुधर उसकी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, एक उसका सेशन है आप जो करती हैं मैम, मतलब ज्यादा आपका सेशन ज्यादा खर्चीला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ज्यादा खर्चीला नहीं है। कई बार ये भी लगता है लोगों को कि एक
ट्रीटमेंट, थेरेपी, पहले तो सबको दवाइयाँ चाहिए होती है। जी जी। दवाइयाँ हर किसी का इलाज नहीं होती है। कब तक दवाई खानी है? जिंदगी भर दवाई खाते रहिए आप। ऑटिज्म की, ADHD की, आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। थेरेपी का आप 1 महीने सेशन दीजिए, उतना ही पैसा लगेगा और आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदल सकती है, बिल्कुल। तो मेरे सेशन का, अगर मान लीजिए मेरे पास बच्चा आता है तो 40 मिनट का सेशन होता है और उसके चार्जेस 600 रुपए है, जो मुझे नहीं लगता ज्यादा है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, इतने दवाई 2 मिनट लगता है, एक पर्ची देखते हैं और 600 रुपया। आप तो 40 मिनट उनको देंगे आप। और आपका क्या बोला जा सकता है इस चीज के लिए? 40 मिनट तो हम देंगे, वो हमारा काम है, हम खुशी खुशी देंगे, क्योंकि आपके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है वो 40 मिनट। आपके बच्चे की लाइफ चेंज हो सकती है उस 40 मिनट से और 600 रुपए से। जी मैम। अच्छा मैम, इसके साथ मैं एक चीज चाहूंगा, आपने बोला, जहां तक मुझे जानकारी हुई, कि मंद बुद्धि के बच्चे भी, जो मेंटल बच्चे और या किसी भी उम्र के, उनका भी इलाज आप करती हैं। जी तो बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताएं मैम। अब मान लीजिए कि आप 7 साल का बच्चा है, कई बार जब बच्चा हर एक फील्ड में बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर है, तो बहुत हिडन हो जाता है। सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं चलता। एक आम भाषा में उसको बोल देंगे ये बिल्कुल अल्लड़ है, ये इसको समझ नहीं है, इसको दिमाग नहीं है। और जब पढ़ने जाता है स्कूल में तो उसको समझ नहीं आता, बट हो सकता है उसको समझ ही ना आ रहा हो। तो ऐसे में कई बार स्कूल वाले भी हेल्प करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि बच्चे में कोई कमी है। तब अगर आप हमारे पास लेके आएंगे उसको, तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कि एक अगर 7 साल का बच्चा 3 साल की तरह व्यवहार कर रहा है, तो मैं उसको 7 तक ले जाने में टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है वो 5 साल तक के बच्चे तक आ जाए, जो कि ऑफकोर्स बेटर है। अगर आपका बच्चा 7 साल का है और 3 साल की उम्र का बना हुआ है, तो आप धीरे धीरे हम उसको एज डेवलप करेंगे, जिससे वो नियर टू नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल, धीमे धीमे नियर टू नॉर्मल हो जाएगा। नियर टू नॉर्मल। एक्चुअली नॉर्मल वर्ड यूज नहीं किया सकता था, क्योंकि डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कई बार केसेस में हुए हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन पे भी आ जाते हैं बच्चे, लेकिन नियर टू नॉर्मल एक टर्म यूज होता है कि आपका बच्चा बिल्कुल भीड़ में भी इकट्ठा रहेगा और नहीं लगेगा कि वो अलग है या कम है। वो अलग है। अच्छा मैम, अक्सर ये जो डिलीवरी हो रही है, इसका वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ऐसा कम होता था, लेकिन आज ये ज्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे इस तरह के ज्यादा पैदा हो रहे हैं। क्या वजह है? इन्वायरमेंट, खान पान, या ज्यादा मोबाइल का उपयोग, ज्यादा स्क्रीनिंग देखना, ज्यादा गलत धारणा सोचना, क्या वाटेवर क्या है मैम? देखिए, वजह तो बेसिकली 2 है। पहली वजह तो यही है जो आपने बताया, बिल्कुल सही, कि आजकल का हमारा खाना पीना इतना शुद्ध नहीं है। सबके खाने में हर चीज की मिलावट, निगेटिव थॉट्स, हाँ, और प्लस नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, सब वर्किंग है, सबका काम का प्रेशर है, ये सब चीजें तो है, और ये सब लैक करते हैं। लेकिन मेडिकल टर्म में इन सब का कोई कॉज अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है कि ऑटिज्म का क्या कारण है या ADHD का क्या कारण है, वो सब कोई कॉज अभी नहीं पता चल रहा है हमें। तो अभी हम सिर्फ अज्यूम ही कर पा रहे हैं। और सेकंड रीजन ये कि क्यों तादाद बढ़ रही है, वो है अवेयरनेस और एजुकेशन। हो सकता है पहले भी केसेस थे, लेकिन जानकारी नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि डायग्नोज क्या करें इनको, तो इसलिए लोगों को नहीं पता था। उनका बच्चा था एबनॉर्मल, लेकिन उनको नहीं पता था कि एबनॉर्मलिटी है। और आजकल एजुकेशन है लोगों में, तो कई बार मिस गाइड भी हो रहे हैं लोग कि बच्चा सिर्फ शरारती ही है, लेकिन उनको लगता है कि कुछ दिक्कत है मेरे बच्चे को, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया इस बारे में, गूगल कर लिया इतना ज्यादा कि अब उनको नॉर्मल बच्चा भी एबनॉर्मल लग रहा है। एबनॉर्मल लग रहा है। तो इसकी वजह से भी केसेस नंबर बढ़ रहे हैं। ये 2 रीजन बहुत ज्यादा है। ओवर अवेयरनेस भी है, ओवर एजुकेशन भी कह सकते हैं। चलिए, ओवर एजुकेशन तो नहीं होती कभी, लेकिन ओवर अवेयरनेस तो 100% बोलूंगी कि अच्छी चीज भी इतनी ज्यादा देख ली ना कि वो भी गलत लग रही है। वो भी गलत लग रही है। तो लोगों को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर मेरे पास आया है और वो ठीक है, और मैं उनको बोल दूंगी आपके बच्चे को ठीक है बिल्कुल, तो उनको लगेगा नहीं, मेरे बच्चे को दिक्कत है, मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगी। ये भी गलत धारणा है। और मैम देखा जाता है बच्चों को ओवरलोड भी है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये भी कर लो, खेल भी लो, म्यूजिक भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो, सब कुछ कर लो। इतने कम ओवरलोड भी करते हैं लोग। उनको चाहिए कि हमारा बच्चा सब कुछ कर ले, ताकि कंपटीशन में सबसे आगे रहे। सबसे आगे किसी को एवरेज नहीं चाहिए, सबको टॉप करवाना, टॉप कैसे कराना है। तो वो प्रेशर तो आएगा ही बच्चे पे। वो प्रेशर की वजह से भी दिक्कतें, बहुत दिक्कतें बढ़ती हैं इसकी वजह से। मैम एक सवाल और था, मैम क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ डिमांड करेंगी कि भाई इस तरफ एक जागरूकता फैलाएं, जिससे कि लोग जो है घबराए ना, या इस तरह के बच्चों को ज्यादा प्रेशर न करें, अगर है भी तो उनका इलाज संभव है। बिल्कुल मैं करना चाहूंगी, बल्कि मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। और सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप भी लिया, जैसे देखिए योगा के लिए या और बहुत अवेयरनेस कैंप है। उसी तरह इस तरह के बच्चों के लिए भी एक अवेयरनेस कैंप धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए हो रहा है कि फिजियोथेरेपी वर्ल्ड डे पे
प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे वो कर देते हैं हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, वो ट्वीट भी करते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है नहीं पता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिन भी आए जब ऑक्यूपेशन थेरेपी डे पे भी हमें बोला जाए कि हैप्पी वर्ल्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी डे। यस। मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है, और ज्यादा से ज्यादा युवा जो है इस प्रोफेशन में शामिल हो। तो जैसे हमारी दिल्ली सरकार ने किया है बहुत अच्छा काम, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में थेरेपी सेंटर खोले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गरीब बच्चों को ऑलरेडी हेल्प मिल रही है, और प्लस जितने ओटीज है उनके लिए भी व्यवसाय का अवसर बढ़ रहा है। तो ऐसे में चाहूंगी हर स्कूल में कंपलसरी हो जाए ओटी, तो इससे ना तो सिर्फ गरीब बच्चों की हेल्प होगी, तो हमारा व्यवसाय भी और इम्प्रूव करेगा, लोग जानेंगे कि ओटी क्या होता है। और साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि हॉस्पिटल से भी ज्यादा पोस्ट निकले। कई बार मिस गाइडेंस ये भी हो रहा है कि ओटी, सबको लगता है कि ओटी इसको पेट्स ओनली, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता ओटी हर एज ग्रुप के लिए होता है। जिनको पता भी है ना ओटी के बारे में, उनको यही लगता है कि ओटी मतलब सिर्फ बच्चा, नहीं, ओटी सब एज ग्रुप के लिए होता है। हर एज ग्रुप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको डिसेबिलिटी से जो प्रॉब्लम आई है उनको मिनिमाइज करके उनके जीवन को बेहतर बनाना, उनकी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये ऑक्यूपेशन थेरेपी का काम है। तो इन सब चीजों पर हेल्प कर सकती है। तो आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है, सरकार भी पहल करे और लोग जागरूकता के साथ इस बात को रखें। लेकिन हाँ, वो ठीक हो सकता है बिल्कुल। और अगर किसको भी कोई दिक्कत आती है तो अगर आपसे संपर्क करता है तो उसका इलाज संभव है, बिल्कुल संभव है। जो है आप देख रही हैं कि टैपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग के टेपिंग, थोड़ा इसके बारे में बताइए मैम। जी जरूर बताऊंगी। हाँ, ये क्या है मैम? कपिंग थेरेपी और ड्राई, हाँ कैमरे की तरफ देखिए। कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग और के टेपिंग, ये एक थेरेपेटिक प्रोसीजर है, ये काइंड ऑफ थेरेपी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्यूपेशन थेरेपी से अलग है। मैं ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हूँ, प्लस मैं सर्टिफाइड हूँ इन 3 चीजों में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन तीनों की बात करें हम तो इनके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। मान लीजिए कपिंग थेरेपी है, वो उसके तो बहुत ही वास्ट रोल है। तो आप यहाँ पे जैसे देख, यस मैम, हाँ इसमें भी आपने बैक पेन है, नेक पेन है जी, कोई भी मसल पेन हो गया, थायराइडिज्म हो गया, एक्ने आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। बैठे मैम, बैठ जाए। ये देखिए, ये मैम की इतनी सारी डिग्री है, तो जहां तक मैं लोगों से पूछा हूँ, सब लोगों ने बोला कि नहीं, तलत शेख मैम का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैम ने कितना अच्छा सा अपना ये बना रखा है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी मैम उसी के माध्यम से करती हैं। मैम बहुत अच्छा आपने बनाया। तो मैम मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा और बताएं मैम, कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने बच्चों के बारे में विस्तार से बात किया, तो जो बुजुर्ग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको कमर में दर्द, पैर में दर्द, सीने में दर्द, हाथों में दर्द, ये नॉर्मल बात है, क्या उसका भी इलाज संभव है? जी बिल्कुल संभव है। बड़ों की बात अगर हम तो फिजिकल से लेकर मानसिक दोनों ही बड़ों में भी आ जाता है। अब फिजिकल की मैं बात करूँ तो जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन बहुत कॉमन है, यंग को भी हो रही है और बूढ़ों को तो है ही, ठीक है। तो उन सबका ट्रीटमेंट होगा ऑक्यूपेशन थेरेपी द्वारा, और विद वही कपिंग और ड्राई नीडलिंग की टेपिंग, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर नेक पेन का पेशेंट आया है तो मैं उसको कपिंग ही करूंगी, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक ये, और प्लस पैरालिसिस के बारे में सब जानते हैं। हाँ मैम। तो उन पैरालिसिस के शिकार लोगों का यहाँ पे इलाज होता है, मैं करती हूँ। जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है जी, तो उसके बाद भी उसका इलाज संभव है? उसका बिल्कुल संभव है। पैरालाइज के बाद जैसे जब मान लीजिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाता है एक कंडीशन के बाद, लेकिन उसके बाद जो उसकी कंडीशन आती है तभी ज्यादा मुश्किल आती है कि वो चल नहीं पा रहा, कुछ खा नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहे होते, तो उनका ट्रीटमेंट फिर हम करते हैं, एक्सरसाइजेस के थ्रू ही उनका होता है, मैनुअल थेरेपी चलती है। एक्चुअली मैम मैंने देखा कि जैसे किसी की प्लास्टरिंग हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाई अब जो है हमारे हाथ में अब थेरेपी वाला ही जो है वही करेगा। बिल्कुल। अब जैसे कि इस रोल में क्या है कि ये थोड़ा फेमस कंडीशन है ये सारी। अब ऑर्थोपेडिस्ट को भी पता है कि फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके बाद वो लिख के भी दे देते हैं कि आपकी थेरेपी चलेगी, अब आप थेरेपी चलेगी। तो ये लकीली तो वो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, वो भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थेरेपी हुई, फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है, मान लीजिए जॉइंट पेन और मस्कुलर के लिए मोस्टली लोग फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, लेकिन अगर फाइन मोटर्स की बात आ रही है,
मान लीजिए फ्रैक्चर के बाद वो लिखना भी बंद हो गया उसका, या खाना पीना नहीं खा पा रहा है, तो उसका इलाज ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट करेगा, मैं करूंगी। ओके। फिर मैं उसको इस लेवल पे लेके आऊंगी कि वापस लिख पाएगा, लिख पाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साइन कर पाए अपना, वो वापस खा पाए खुद से, बटन लगा पाए, जिप लगा पाए, ये सब चीजें जो डेली लाइफ की होती हैं, जो हमें लगता है कि बहुत आसान है। एक बटन लगाना कितनी मुश्किल, लेकिन मैम जब हो जाता है तो आदमी, जो लोग नहीं कर सकते उनको पता है, उनको पता होता है। और क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ इसलिए मुझे पता है कि यस। वरना हमें बहुत इजी लगता है, गॉड गिफ्ट लगता है कि ये तो बहुत ही तो मैम बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन या जिनका फ्रैक्चर हो जाए, जिनको पैरालाइज हो जाए, उन सब चीज का एक ही इलाज है, डॉक्टर तलत शेख। आप बहुत युवा हैं और बहुत ऊर्जावान है। मैं चाहूंगा हमारी जो टीम है, पूरी टीम की आपकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैम थोड़ा जो यहाँ का एड्रेस है लोगों बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी मेरा एड्रेस। पहले मैं क्लिनिक का नाम बताती हूँ, जो है पॉसिबल विद डॉक्टर तलत शेख। ओके। और ये है J72 में पटेल नगर 1 ओल्ड बस स्टैंड के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। थैंक यू मैम। डॉक्टर तलत से फिर किसी विषय पे मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।